स्वागत है आपका बुक बीम पर। यह वो जगह है जहां हम किताबों और महान गुरुओं की शिक्षाओं को सरल शब्दों में आपके सामने लाते हैं। यहाँ सिर्फ बातें नहीं होती, बल्कि ऐसे विचार साझा किए जाते हैं जो आपकी सोच बदलें और जीवन को रोशनी दें। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन का पहला कदम है स्वयं को बदलने की इच्छा। तो आइए इस यात्रा में हम साथ चलते हैं, ज्ञान की किरणों को अपनाने और अपने जीवन को नया रूप देने की ओर। और हाँ, अगर आप भी अपनी सोच को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो अभी बुक बीम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। पहला, सच को देखना और एक्सेप्ट करना, राइट व्यू या सही दृष्टि। जब भी हम अपनी लाइफ बदलने की बात करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है रियलिटी को एक्सेप्ट करना। आज की जनरेशन में कॉमन हैबिट है प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना या फिर दूसरों को ब्लेम करना। लेकिन सच ये है कि जब तक हम साफ साफ अपनी गलती और कमजोरियों को नहीं देखेंगे तब तक सुधार पॉसिबल ही नहीं है। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है क्योंकि तुम फोकस नहीं कर पाते। अगर तुम इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे और हर बार कहोगे कि सिस्टम खराब है या लक साथ नहीं दे रहा, तो असली प्रॉब्लम छुप जाएगी और सोल्यूशन कभी मिलेगा ही नहीं। भगवान बुद्ध ने भी यही कहा था कि पहला कदम है दुख को देखना और मानना। इसका मतलब ये नहीं कि हमें नेगेटिव सोचना है, बल्कि इतना समझना है कि हाँ, मेरी लाइफ में ये इशू है और मुझे इसे बदलना है। ये एक्सेप्टेंस तुम्हें विक्टिम बनने से बचाता है और एक्शन लेने की ताकत देता है। आज के समय में सोशल मीडिया एक मिरर बन गया है। लोग दूसरों की लाइफ देखकर कंपेयर करते रहते हैं, उसके पास ये है, मेरे पास नहीं। लेकिन अक्सर हम अपनी सिचुएशन को इग्नोर करते हैं। एक्सेप्ट करना यह है कि तुम्हें अपनी पोजीशन साफ दिखे, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, रिलेशनशिप हो या हैबिट। अगर तुम लेट उठते हो तो पहले यह मानो कि हाँ, ये मेरी वीकनेस है। जब तक तुम इसे मानोगे नहीं तब तक बदलने की कोशिश भी नहीं करोगे। एक और चीज जो राइट व्यू सिखाती है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। आजकल बहाने बनाना बहुत ईजी है, टाइम नहीं मिलता, एनवायरनमेंट सही नहीं है, मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक तुम खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानोगे, बदलाव इम्पॉसिबल है। इमेजिन करो कि तुम्हारा फोन बार बार हैंग होता है और तुम बस कहो फोन ही बेकार है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। लेकिन अगर तुम मान लो कि मुझे इसे अपग्रेड करना है या साफ करना है, तभी सोल्यूशन मिलेगा। ऐसे ही लाइफ में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करना ही सही दृष्टि है। अब बात आती है माइंडसेट की। राइट व्यू सिर्फ प्रॉब्लम देखना नहीं, बल्कि सोल्यूशन की डायरेक्शन में सोचना भी है। आजकल के युवा अक्सर कहते हैं कि लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है। हाँ, ये सच है, पर क्या सिर्फ कंप्लेन करने से कुछ बदलेगा? नहीं। इंस्टेड, अगर हम स्ट्रेस को मैनेज करने के तरीके सोचें, मेडिटेशन, जर्नलिंग, टाइम मैनेजमेंट या छोटी छोटी प्रायोरिटीज सेट करना, तो ये स्ट्रेस धीरे धीरे कम हो जाएगा। यही सही दृष्टि है, चीजों को जैसा है वैसा देखना और फिर उन्हें सुधारने का रास्ता चुनना। एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। अगर तुम इसको इग्नोर करते रहोगे और सोचोगे कि लोग तो मुझे वैसे ही जज करेंगे, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुम मान लो कि हाँ, कॉन्फिडेंस मेरी वीकनेस है और मैं इसे इंप्रूव करने के लिए रोज छोटे स्टेप्स लूंगा, जैसे मिरर के सामने बोलना या ग्रुप डिस्कशंस में पार्टिसिपेट करना, तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। यही है सच को देखना और एक्शन प्लान बनाना। राइट व्यू का मतलब यह भी है कि हमें टेम्पररी चीजों के पीछे हटकना नहीं है। आज की जनरेशन में एक बड़ा प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हर चीज जल्दी चाहिए, सक्सेस, पैसा, लव, फेम। लेकिन रियलिटी यह है कि लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। जब तुम ये सच समझ लेते हो कि शॉर्टकट से सिर्फ टेम्पररी खुशी मिलेगी और असली ग्रोथ मेहनत और टाइम से आती है, तो तुम्हारी सोच मैच्योर हो जाती है। अंत में राइट व्यू हमें यह सिखाता है कि लाइफ बदलने का पहला कदम हमेशा अंदर से शुरू होता है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने से पहले हमें खुद को देखना और एक्सेप्ट करना होगा। अगर तुम आज मिरर में खुद से साफ साफ कह सको कि हाँ, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है और मैं इसे बदल सकता हूं, तो समझ लो तुमने पहला और सबसे बड़ा कदम उठा लिया। सही दृष्टि यानी सच को देखना, उसे एक्सेप्ट करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। बहाने बनाने की बजाय सोल्यूशन की ओर सोचना। इंस्टेंट खुशी छोड़कर लॉन्ग टर्म ग्रोथ को चुनना। और सबसे जरूरी, खुद को ब्लेम ना करना, बल्कि खुद को इंप्रूव करने का निर्णय लेना। दूसरा, इरादा ठोकना यानी राइट इंटेंशन या सही संकल्प। जिंदगी बदलनी है तो सबसे जरूरी है इरादा। बिना स्ट्रॉन्ग संकल्प के कोई भी बदलाव पॉसिबल नहीं है। अक्सर हम न्यू ईयर पर या एग्जाम से पहले या किसी बड़ी इवेंट के बाद रेजोल्यूशंस बनाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद सब भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इरादा अंदर से पक्का नहीं होता। बुद्धा ने कहा था कि मन वही बनाता है जो तुम सोचते हो। अगर मन में दृढ़ इरादा नहीं है तो रास्ता आधा ही रह जाएगा।
आज की जनरेशन में डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन है। तुमने सोचा सुबह जल्दी उठोगे, लेकिन रात को रील्स देखते देखते 2 बजे सो गए। तुमने सोचा रोज जिम जाओगे, लेकिन दूसरे दिन ही बहाना बना लिया, आज तो मौसम खराब है। यही डिफरेंस है विश और संकल्प में। विश यानी काश ऐसा हो जाए, और संकल्प यानी मैं इसे करके दिखाऊंगा, चाहे कितनी भी दिक्कत आए। इरादा ठोकने का मतलब है खुद से एक वादा करना और उसे बार बार याद दिलाना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो तुमने ठाना कि अगले 3 महीने तक रोज 30 मिनट पढ़ाई करोगे। पहले दिन मुश्किल लगेगा, दूसरे दिन मन भटकेगा, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा स्ट्रांग है तो तुम खुद को कहोगे मैंने कमिटमेंट किया है और मुझे इसे निभाना ही है। धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। इरादे की ताकत को समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी देखो। मान लो एक लड़का है जिसे गाना सीखना है। शुरू में उसकी आवाज पर लोग हंसते हैं। अगर उसका इरादा बस इतना हो कि मुझे मजे के लिए गाना है, तो शायद वो कुछ दिन बाद छोड़ देगा। लेकिन अगर उसका इरादा हो कि मैं अच्छा सिंगर बनूंगा, चाहे प्रैक्टिस में 2 साल लगें, तो क्रिटिसिज्म भी उसे रोक नहीं पाएगा। यही फर्क है कमजोर और मजबूत इरादे में। आजकल यूथ के सामने सबसे बड़ी चैलेंज है कंसिस्टेंसी। बहुत लोग इंस्पायर्ड होकर शुरू तो करते हैं, लेकिन बीच में ड्रॉप कर देते हैं। असली इरादा वही है जो ऑब्स्टिकल्स आने पर भी टिका रहे। बुद्धा का कहना था कि इरादा ऐसा होना चाहिए जिसमें नफरत, लालच और सेल्फ डाउट की जगह न हो। यानी तुम चेंज इसीलिए करो क्योंकि तुम ग्रो करना चाहते हो, न कि किसी और को हराने या इंप्रेस करने के लिए। इरादा ठोकने का दूसरा पहलू है क्लैरिटी। अगर तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हें किस दिशा में जाना है, तो संकल्प टिकेगा कैसे? मान लो तुम कहते हो कि मुझे सक्सेसफुल बनना है। ये वेग है। सक्सेस हर किसी के लिए अलग होती है। लेकिन अगर तुम कहो कि मुझे अगले 6 महीने में डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है और फ्रीलांसिंग शुरू करनी है, तो तुम्हारा इरादा क्लियर और मेजरेबल हो जाता है। क्लैरिटी इरादे को फ्यूल देती है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंटेंशन बनाने के स्टेप्स क्या हैं? पहला, लिखो। जो भी बदलना चाहते हो उसे डायरी या मोबाइल नोट्स में लिख दो। रिटन कमिटमेंट ज्यादा पावरफुल होती है। दूसरा, विजुअलाइज करो। इमेजिन करो कि अगर तुम अपना गोल अचीव कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। ये विजुअलाइजेशन तुम्हारे इरादे को एनर्जी देगा। तीसरा, छोटे माइलस्टोन्स बनाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा गोल है 10 किलो वेट लूज करना, तो पहले 2 किलो का टारगेट रखो। इससे मोटिवेशन बना रहेगा। और चौथा, खुद को रोज याद दिलाओ। वॉल पर मोटिवेशनल स्टिकी नोट्स लगाओ या फोन वॉलपेपर बदलो। छोटे रिमाइंडर्स तुम्हारे इरादे को जिंदा रखते हैं। इरादा ठोकने का मतलब है स्टबर्न होना, न कि कमिटेड होना। स्टबर्ननेस का मतलब है रियलिटी इग्नोर करना, जबकि संकल्प का मतलब है रियलिटी देखकर भी हार न मानना। अगर एग्जाम पास करना है और बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, तो कमिटेड इंसान उन डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करेगा। आज की जनरेशन को इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन स्ट्रॉन्ग इरादा वही है जो लंबा गेम खेले। जैसे कोई ट्री ग्रो करने के लिए पहले बीज बोता है, फिर रेगुलरली पानी देता है। कई महीनों तक उसे कुछ दिखता नहीं, लेकिन रूट्स डेवलप हो रही होती हैं। फिर अचानक एक दिन छोटा पौधा बाहर आता है। लाइफ में भी संकल्प ऐसा ही है। रूट्स पहले बनते हैं, रिजल्ट बाद में दिखता है। अंत में याद रखो कि इरादा ठोकने का मतलब है खुद से ईमानदार रहना। दूसरों से वादे तोड़ना आसान है, लेकिन जब तुम खुद से वादा निभाते हो तो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है, और यही सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हें अगली बार और स्ट्रांग बनाता है। इरादा ठोकना मतलब विश से कमिटमेंट पर जाना। क्लियर विजन बनाओ, डिस्ट्रैक्शंस को मैनेज करो, छोटे छोटे स्टेप्स रखो और खुद से ईमानदार रहो। जब इरादा स्ट्रांग हो जाता है तो ऑब्स्टिकल सिर्फ सीढ़ियां बन जाते हैं। तीसरा, छोटे लक्ष्य बनाओ, बड़े नहीं। स्मॉल स्टेप्स, बिग चेंज। जब भी कोई अपनी लाइफ बदलने का सोचता है तो सबसे पहली गलती यही करता है कि बहुत बड़ा गोल सेट कर लेता है। जैसे मुझे 6 महीने में परफेक्ट बॉडी चाहिए, या मैं 3 महीने में करोड़पति बन जाऊंगा। सुनने में अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता, और जब रिजल्ट्स डिले होते हैं तो मोटिवेशन टूट जाता है। बुद्धा ने भी कहा था कि मध्यम मार्ग अपनाना जरूरी है, यानी ना एक्सट्रीम एक्सपेक्टेशंस और ना ही पूरी तरह लूज छोड़ देना। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा चैलेंज है पेशेंस की कमी। हमें हर चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट फेम। लेकिन लाइफ के बड़े बदलाव इंस्टेंट नहीं होते। एग्जाम्पल के लिए, जिम ज्वाइन करने वाले ज्यादातर लोग पहले हफ्ते में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है बॉडी शेप जल्दी नहीं बदली।
असली प्रॉब्लम ये नहीं कि उनका एफर्ट कम है, असली प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने अनरियलिस्टिक टारगेट रखा। इसलिए जरूरी है कि गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ो। इमेजिन करो तुमने तय किया है कि 50 बुक्स पढ़नी है इस साल। अगर तुम सीधे 50 पर फोकस करोगे तो लगेगा ये इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर तुम सोचो कि हर महीने 4 बुक्स और हर दिन सिर्फ 20-30 मिनट पढ़ना है तो ये काम आसान लगने लगेगा। यही ट्रिक है, बड़े सपने को छोटे स्टेप्स में बांट दो। छोटे गोल्स का एक और फायदा है डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी तुम कोई छोटा टास्क कंप्लीट करते हो तो तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस मिलती है। जैसे अगर तुमने आज 10 पुशअप्स करने का गोल रखा और पूरा कर लिया तो तुम्हारा दिमाग इसे सक्सेस मान लेगा और तुम्हें अच्छा फील होगा। ये अच्छा फील तुम्हें कल भी रिपीट करने को मोटिवेट करेगा। धीरे धीरे ये चेन बन जाती है और कंसिस्टेंसी क्रिएट होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कोई स्टूडेंट है जिसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है। अगर वो सोचे कि मुझे 1 साल तक 10-12 घंटे पढ़ना होगा तो शुरुआत से ही डर जाएगा और शायद छोड़ भी दे। लेकिन अगर वही स्टूडेंट सोचे कि आज मैं सिर्फ 2 घंटे इफेक्टिव स्टडी करूंगा और इसे रोज रिपीट करे तो 1 साल बाद उसका आउटपुट उतना ही होगा जितना बड़े गोल सोचने वाले का, बल्कि उससे बेहतर, क्योंकि उसने कंसिस्टेंसी बनाई। छोटे गोल्स हमें एक और चीज सिखाते हैं, डिसिप्लिन। जब तुम रोज 10 मिनट ध्यान करने लगते हो या रोज 1 पेज लिखते हो तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन डेवलप करता है। और डिसिप्लिन वो स्किल है जो आगे जाकर किसी भी बड़े सपने को पॉसिबल बनाता है। आज की जनरेशन अक्सर सोचती है कि मैं एक ही बार में सब बदल दूंगा, जैसे कल से मैं स्मोकिंग पूरी तरह छोड़ दूंगा या कल से मैं हर दिन 5 घंटे पढ़ूंगा। लेकिन रियलिटी ये है कि सडन बिग चेंजेस रेयरली वर्क। सस्टेनेबल बदलाव वही होता है जो स्टेप बाय स्टेप हो। जैसे कोई स्मोकिंग छोड़ना चाहता है तो पहले क्वांटिटी कम करे, फिर स्पेसिफिक सिचुएशंस अवॉइड करे और धीरे धीरे पूरी तरह क्विट करे। यही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फॉर्मूला है। छोटे गोल सेट करने का मतलब ये भी नहीं कि बड़े सपने मत देखो। बड़े सपने जरूरी हैं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता हमेशा छोटे माइलस्टोन से होकर गुजरता है। सोचो कोई मैराथन रन करना चाहता है। अगर वो बिना प्रैक्टिस सीधे 42 किलोमीटर दौड़ने निकलेगा तो कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो पहले 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर डेली प्रैक्टिस करे तो कुछ महीनों बाद 42 किलोमीटर मैराथन भी पूरा कर लेगा। यही प्रिंसिपल हर फील्ड में लागू होता है। अब बात आती है प्रैक्टिस की। छोटे गोल्स बनाते कैसे हैं? सबसे पहले अपनी बड़ी ड्रीम को लिखो, फिर उसे वीकली और डेली टारगेट्स में डिवाइड करो। दूसरा, रियलिस्टिक बनो। अगर तुमने कभी किताब नहीं पढ़ी तो एक दिन में 100 पेजेस का गोल मत रखो, 10-15 पेजेस से शुरू करो। तीसरा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। जब तुम देखोगे कि तुम डेली छोटे गोल्स पूरा कर रहे हो तो खुद ब खुद मोटिवेशन बढ़ेगा। एक और बेनिफिट है कि छोटे गोल्स फेलियर से बचाते हैं। मान लो तुमने 1 महीने में 10 किलो वेट लॉस का टारगेट रखा और फेल हो गए तो तुम्हें लगेगा कि तुम हार गए। लेकिन अगर तुमने 1 किलो पर वीक का टारगेट रखा और 3 हफ्तों में 2.5 किलो लूज किया तो भी ये सक्सेस फील होगा। यानी छोटे गोल्स तुम्हें गिरने से बचाते हैं और जर्नी को स्मूथ बनाते हैं। अंत में यही कहूंगा कि छोटे स्टेप्स ही असली गेम चेंजर हैं। पानी की बूंदें मिलकर ही सागर बनाती हैं। अगर तुम रोज 1% इंप्रूव करोगे तो साल के अंत तक तुम 365% बेटर वर्जन बन जाओगे। और यही प्रिंसिपल लाइफ में हर जगह काम करता है, चाहे करियर हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो या पर्सनल ग्रोथ। बड़े गोल्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांटो। छोटे टारगेट्स पूरा करने से मोटिवेशन और डिसिप्लिन दोनों बढ़ते हैं। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनती है और बड़े सपने अपने आप पूरे हो जाते हैं। पेशेंस प्लस छोटे स्टेप्स इज इक्वल टू बड़ा बदलाव। चौथा, गलत आदतों का विकल्प दो, सिर्फ छोड़ो मत। जब भी कोई इंसान लाइफ बदलना चाहता है तो सबसे पहले उसके सामने चैलेंज आता है अपनी बुरी आदतों को छोड़ना। लेकिन सच ये है कि कोई भी आदत अचानक पूरी तरह खत्म नहीं होती। अगर तुम सिर्फ छोड़ने की कोशिश करोगे तो दिमाग बार बार उसी चीज की तरफ खिंच जाएगा। इसलिए बुद्ध का सिंपल प्रिंसिपल है, बुरी आदत को डायरेक्टली खत्म मत करो, बल्कि उसके बदले एक पॉजिटिव हैबिट अडॉप्ट करो। आज की जनरेशन में सबसे कॉमन एग्जाम्पल है एक्सेसिव मोबाइल यूज। बहुत से लोग कहते हैं कि कल से फोन कम इस्तेमाल करूंगा, लेकिन 2-3 घंटे बाद ही हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को खाली स्पेस पसंद नहीं है। अगर तुम फोन को हटाओगे लेकिन उसके बदले कोई काम नहीं दोगे तो वो फिर से वही आदत रिपीट करेगा। लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया कि सोने से आधा घंटा पहले फोन बंद करूंगा और उस समय किताब पढ़ूंगा या जर्नल लिखूंगा तो तुम्हारा माइंड धीरे धीरे नई आदत अपनाने लगेगा। इसी तरह मान लो किसी को जंक फूड की आदत है। अगर वो अचानक बोले कि मैं अब कभी पिज्जा या बर्गर नहीं खाऊंगा तो कुछ दिन बाद क्रेविंग्स इतनी बढ़ेंगी कि वो और ज्यादा जंक खा लेगा। लेकिन अगर वही इंसान जंक के बदले हेल्दी ऑप्शंस लाए,
जैसे फ्राइज की जगह रोस्टेड स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक की जगह लेमन वाटर, तो धीरे धीरे टेस्ट बर्ड्स एडजस्ट हो जाएंगे। यही है आदत को छोड़ने की असली ट्रिक। आज की जनरेशन को एक और बड़ी आदत है प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी टाल मटोल। स्टूडेंट्स सोचते हैं कि कल से पढ़ाई शुरू करूंगा, लेकिन कल कभी आता ही नहीं। इसका सल्यूशन ये नहीं है कि सिर्फ खुद से कहो अब प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करूंगा। सल्यूशन ये है कि उसके बदले एक सिंपल प्रैक्टिस लाओ, पोमोडोरो टेक्निक, यानी 25 मिनट पढ़ाई फिर 5 मिनट ब्रेक। जब तुम टालने की जगह छोटे मैनेजेबल सेशंस डालते हो तो दिमाग को एक नया सिस्टम मिल जाता है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होने लगता है। आदत बदलने का प्रिंसिपल न्यूरोसाइंस भी सपोर्ट करता है। रिसर्च बताती है कि ब्रेन में हैबिट्स न्यूरल पाथवेज बनाते हैं। जब हम कोई काम बार बार करते हैं तो वो रास्ता स्ट्रांग हो जाता है। अगर हम सिर्फ छोड़ने की कोशिश करते हैं तो ब्रेन एम्प्टी फील करता है और वापस उसी पुराने रास्ते पर चला जाता है। लेकिन जब हम उसी एनर्जी को किसी नई एक्टिविटी की ओर मोड़ते हैं तो धीरे धीरे नया पाथवे बनता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम्हें हर बार स्ट्रेस होने पर स्मोकिंग करने की आदत है। अब अगर तुम सीधे स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करोगे तो स्ट्रेस आते ही क्रेविंग्स बढ़ेंगी और तुम फेल हो जाओगे। लेकिन अगर तुमने रूल बना लिया कि स्ट्रेस आने पर मैं 10 डीप ब्रेथ्स लूंगा या 5 मिनट वॉक करूंगा, तो धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीख जाएगा कि स्ट्रेस इज इक्वल टू वॉक नॉट स्मोक। यही है आदत बदलने का असली खेल। अब प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं कि बुरी आदत को कैसे रिप्लेस करें। पहला, ट्रिगर पहचानो। हर आदत का एक ट्रिगर होता है, जैसे बोर्डम इज इक्वल टू मोबाइल यूज, स्ट्रेस इज इक्वल टू जंक फूड, अकेलापन इज इक्वल टू एंडलेस स्क्रॉलिंग। दूसरा, ट्रिगर पर नई एक्टिविटी फिक्स करो। एग्जाम्पल, अगर बोर्डम आता है तो फोन उठाने की बजाय स्केचिंग करो या कोई नया स्किल सीखो। तीसरा, रिवॉर्ड दो। तुमने जब भी नई आदत फॉलो की तो खुद को अप्रिशिएट करो। ये छोटी खुशी तुम्हारे ब्रेन को नई हैबिट को रिपीट करने के लिए पुश करेगी। और चौथा, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाओ। पहले दिन ही 100% बदलाव मत एक्सपेक्ट करो। शुरुआत छोटे स्टेप से करो और धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़ाओ। आज की जनरेशन के लिए एक और जरूरी पॉइंट है एनवायरनमेंट। अगर तुम्हारे आसपास वही चीजें रहेंगी तो बदलना मुश्किल है। मान लो तुम हेल्दी खाना चाहते हो, लेकिन फ्रिज में हर समय कोल्ड ड्रिंक पर चिप्स भरे हैं तो टेम्पटेशन आएगा ही। लेकिन अगर तुम हेल्दी स्नैक्स और फ्रूट्स रखोगे तो ऑटोमेटिकली आदत बदलना आसान हो जाएगा। छोटी सी स्टोरी लो। एक लड़के को गेमिंग एडिक्शन था। वो रोज 5 से 6 घंटे गेम्स खेलता था। उसने कई बार कोशिश की अब गेम्स डिलीट कर दूंगा, लेकिन हर बार दोबारा इंस्टॉल कर लेता। फिर उसने एक अलग तरीका अपनाया। गेम्स डिलीट करने के साथ उसने एक नया हॉबी पकड़ा, गिटार सीखना। हर बार जब उसे गेम खेलने का मन होता वो गिटार उठा लेता। धीरे धीरे उसका ब्रेन सीख गया कि खाली समय इज इक्वल टू म्यूजिक, ना कि गेमिंग। अब वो एडिक्शन से बाहर आ चुका है। अंत में याद रखो, हैबिट्स को क्रश करने से नहीं, रिप्लेस करने से चेंज किया जाता है। जब तुम बुरी आदत छोड़ने की जगह अच्छी आदत डालोगे तो तुम्हारा दिमाग नेचुरली नई दिशा पकड़ लेगा। यही सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म बदलाव है। बुरी आदतों को सिर्फ नहीं कहकर छोड़ना मुश्किल है। उनके बदले पॉजिटिव हैबिट्स अडॉप्ट करो, ट्रिगर पहचानो, नई एक्टिविटी फिक्स करो, खुद को रिवॉर्ड दो और एनवायरनमेंट बदलो। स्लोली तुम्हारा ब्रेन नई आदत को डिफॉल्ट बना देगा। पांचवा, 4 आर्य सत्य, द 4 नोबल ट्रूथ्स, लाइफ का रियल रोड मैप। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने सबसे पहले जो सच्चाई दुनिया को बताई वो थी 4 आर्य सत्य। इसे हम आज की लैंग्वेज में समझें तो ये एक तरह का लाइफ का रोड मैप है। अगर हम इसे समझ लें और फॉलो करें तो लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल सकता है। पहला सत्य, दुख है, देयर इज सफरिंग। सबसे पहले बुद्ध ने कहा कि जीवन में दुख है। अब ये सुनकर आज की जनरेशन कह सकती है, यार ये तो नेगेटिव बात हुई। लेकिन सच ये है कि बुद्धा ने कभी दुख को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि बस एक्सेप्ट कराया। सोचो, जब मोबाइल स्लो चलता है तो इरिटेशन होती है, जब एग्जाम में मार्क्स कम आते हैं तो दुख होता है, जब कोई दोस्त इग्नोर करता है तो हर्ट फील होता है। यानी दुख हर जगह है, कभी छोटा कभी बड़ा। अगर हम इसे इग्नोर करेंगे तो सोल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, प्रॉब्लम्स हमेशा रहेंगी, तभी हम उनको हैंडल करने का तरीका खोज सकते हैं। दूसरा सत्य, दुख का कारण है, देयर इज अ कॉज ऑफ सफरिंग। बुद्धा ने साफ कहा, हर दुख का एक कारण होता है और ये कारण ज्यादातर हमारी तृष्णा, क्रेविंग्स और एक्सपेक्टेशंस होते हैं। आज की जनरेशन का सिंपल एग्जाम्पल सोशल मीडिया।
हम दूसरों की लाइफ देखकर सोचते हैं कि उनकी लाइफ परफेक्ट है और अपनी लाइफ बोरिंग लगती है। ये कंपैरिजन दुख लाता है। या फिर रिलेशनशिप्स में जब हम दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमेशा हमारी सोच के हिसाब से बिहेव करे और ऐसा ना हो तो हम हर्ट हो जाते हैं। यानी दुख बाहर की चीजों से नहीं बल्कि हमारे माइंड की पकड़, अटैचमेंट और लालच से पैदा होता है। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है। सफरिंग कैन एंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, दुख परमानेंट नहीं है। अगर उसका कारण है तो उसका इलाज भी है। जैसे कोई बीमारी है तो उसकी दवा भी होगी। मान लो तुम स्ट्रेस में हो क्योंकि तुम्हारा माइंड हर समय फ्यूचर के बारे में सोचता है। सॉल्यूशन, माइंडफुलनेस। जब तुम प्रेजेंट में जीना सीख जाते हो तो फ्यूचर की एंजाइटी कम हो जाती है। मान लो तुम्हें हमेशा कंपैरिजन से दुख होता है। सॉल्यूशन, सेल्फ एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड। जब तुम अपनी जर्नी पर फोकस करते हो तो दूसरों की चमक तुम्हें परेशान नहीं करती। यानी दुख का अंत पॉसिबल है बशर्ते तुम सही मेथड अपनाओ। चौथा सत्य, दुख के अंत का मार्ग है, द पाथ टू एंड सफरिंग। बुद्धा ने बताया कि दुख से निकलने का रास्ता है अष्टांग मार्ग, 8-fold पाथ। इसे सिंपल वर्ड्स में समझो तो ये एक तरह का लाइफस्टाइल है जिसमें सही सोच, सही काम और सही हैबिट्स आती हैं। आज की जनरेशन के लिए इसका मतलब है माइंडसेट साफ रखना, पॉजिटिव सोच, कम्युनिकेशन हेल्दी रखना, गलत वर्ड से दूसरों को हर्ट ना करना, गलत एडिक्शन से दूर रहना और डेली डिसिप्लिन अडॉप्ट करना, स्टडी, फिटनेस, फोकस और काइंडनेस। अगर ये स्टेप्स फॉलो कर लो तो धीरे धीरे लाइफ ज्यादा पीसफुल और कंट्रोल लगेगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट है जिसका ड्रीम है अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना। उसे दुख है क्योंकि उसकी प्रेपरेशन वीक है। पहला सत्य, उसका कारण है कि वो रोज प्रोक्रेस्टिनेट करता है और मोबाइल पर टाइम वेस्ट करता है। दूसरा सत्य, लेकिन अगर वो ये समझ ले कि हैबिट्स बदलने से रिजल्ट बदल सकता है तो उसे उम्मीद मिलेगी कि दुख परमानेंट नहीं है। तीसरा सत्य, और फिर अगर वो डेली 3-4 घंटे डेडिकेटेड स्टडी, डिस्ट्रैक्शंस कम करना और छोटे टारगेट्स अडॉप्ट करता है तो धीरे धीरे वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। चौथा सत्य, यही है बुद्धा का प्रैक्टिकल फॉर्मूला। प्रॉब्लम पहचानो, कारण समझो, सॉल्यूशन पॉसिबल मानो और फिर सही एक्शन लो। आज की जनरेशन के लिए लेसन, पहला, लाइफ में प्रॉब्लम्स आना नॉर्मल है, एस्केप मत करो। दूसरा, प्रॉब्लम्स का कारण खुद में खोजो, ब्लेम गेम से बचो। तीसरा, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल है, बस पेशेंस चाहिए। चौथा, चेंज करने के लिए सही मेथड फॉलो करो, हेल्दी हैबिट्स, डिसिप्लिन और माइंडफुलनेस। 4 आर्य सत्य कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि लाइफ की सबसे प्रैक्टिकल रियलिटी है। बुद्धा ने हमें यह सिखाया कि दुख कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि एक टीचर है। वो हमें बताता है कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं और हमें किस दिशा में चेंज करना है। अगर तुम इन 4 सच को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई कर लो, यानी एक्सेप्ट करो, कारण समझो, सॉल्यूशन पर भरोसा करो और सही स्टेप्स लो, तो तुम्हारी लाइफ में क्लैरिटी, पीस और ग्रोथ आना तय है। 4 आर्य सत्य हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में दुख नेचुरल है, उसका कारण हमारी क्रेविंग्स और गलत सोच है, दुख का अंत पॉसिबल है और उसके लिए अष्टांग मार्ग सबसे इफेक्टिव रास्ता है। छठा अष्टांगिक मार्ग, लाइफ को बैलेंस करने का फॉर्मूला। बुद्ध ने कहा था कि अगर इंसान दुख से निकलना चाहता है तो सिर्फ प्रॉब्लम पहचानने से काम नहीं चलेगा, उसे एक सही रास्ता यानी पाथ चुनना होगा। इस पाथ को उन्होंने कहा अष्टांगिक मार्ग यानी 8-fold पाथ। इसमें 8 स्टेप्स है जो मिलकर हमारी सोच, हमारे एक्शंस और हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहला, सम्यक दृष्टि यानी राइट व्यू। इसका मतलब है चीजों को सही नजरिए से देखना। आज की लैंग्वेज में रियलिटी को एक्सेप्ट करना और लाइफ को क्लैरिटी से देखना। एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में फेल हो गए तो ये मत सोचो कि तुम्हारी लाइफ खत्म हो गई। सही दृष्टि ये होगी कि ये तुम्हें बताता है कि तुम्हें और मेहनत करनी है, यानी नेगेटिविटी से नहीं, सीखने की नजर से देखो। दूसरा, सम्यक संकल्प यानी राइट इंटेंशन। इसका मतलब है सही सोच और सही इरादे रखना। आज की जनरेशन के लिए प्योर और पॉजिटिव इंटेंशन से काम करना। एग्जाम्पल, अगर तुम पढ़ाई सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म काम नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम्हारा इरादा जेन्युइनली सीखने और अपनी ग्रोथ के लिए है तो सक्सेस खुद आएगी। तीसरा, सम्यक वाक यानी राइट स्पीच। शब्दों का सही इस्तेमाल करना। आज की दुनिया में कम्युनिकेशन सबसे बड़ा स्किल है। एग्जाम्पल, सोशल मीडिया पर किसी को ट्रोल करना इजी है, लेकिन वो तुम्हारी पर्सनालिटी को खराब करता है।
राइट स्पीच ये है कि तुम अपने वर्ड्स से दूसरों को मोटिवेट करो, रिस्पेक्ट दो और ऑनेस्टी मेंटेन करो। चौथा, सम्यक कर्मांत यानी राइट एक्शन। सही काम करना यानी ऐसे काम जिनसे खुद को और दूसरों को नुकसान ना पहुंचे। एग्जाम्पल, चीटिंग करके मार्क्स लेना या किसी का भरोसा तोड़ना शॉर्ट टर्म फायदा देगा लेकिन लॉन्ग टर्म में लॉस ही होगा। राइट एक्शन ये है कि तुम ऐसे काम करो जिससे ट्रस्ट, ऑनेस्टी और प्रोग्रेस बने। पांचवा, सम्यक आजीविका यानी राइट लाइवलीहुड। इसका मतलब है ऐसा काम या प्रोफेशन चुनना जिससे दूसरों का भला हो और किसी को नुकसान ना हो। आज के टाइम में ऐसा करियर चुनना जो सिर्फ पैसा ना दे बल्कि पीस और सेटिस्फैक्शन भी दे। एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ जल्दी पैसे कमाने के लिए गलत कामों जैसे फ्रॉड, करप्शन, हार्मफुल प्रोडक्ट्स में पड़ जाता है तो उसे मेंटल पीस कभी नहीं मिलेगी। छठा, सम्यक प्रयास यानी राइट एफर्ट। एफर्ट हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए। आज की जनरेशन को यह समझना होगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों जरूरी है। एग्जाम्पल, मोबाइल पर घंटों स्क्रॉलिंग करना एफर्ट है लेकिन नेगेटिव है। वही टाइम अगर तुम सेल्फ ग्रोथ, फिटनेस या स्किल्स में लगाओ तो वही एफर्ट तुम्हें सक्सेस देगा। सातवां, सम्यक स्मृति यानी राइट माइंडफुलनेस। इसका मतलब है हर काम में अवेयरनेस और प्रेजेंस रखना। आज की लैंग्वेज में बी प्रेजेंट। एग्जाम्पल, क्लासरूम में बैठे हो लेकिन माइंड कहीं और है तो बेनिफिट जीरो है। राइट माइंडफुलनेस ये है कि तुम हर काम को पूरी अवेयरनेस और फोकस के साथ करो। आठवां, सम्यक समाधि यानी राइट कंसंट्रेशन। इसका मतलब है माइंड को एक जगह फोकस करना। आज की दुनिया डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। कंसंट्रेशन ही वो स्किल है जो तुम्हें आगे ले जाएगी। एग्जाम्पल, अगर तुम रोज 1 घंटे डीप वर्क करते हो, मोबाइल दूर रखकर सिर्फ एक काम पर फोकस करते हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डबल हो जाएगी। प्रैक्टिकल लेसन फॉर टुडेज जनरेशन। क्लियर विजन रखो, रियलिटी एक्सेप्ट करो, पॉजिटिव माइंडसेट और प्योर इंटेंशंस रखो, कम्युनिकेशन को हेल्दी बनाओ, ऑनेस्ट और एथिकल एक्शंस करो, कैरियर ऐसा चुनो जिसमें रिस्पेक्ट और पीस दोनों हो, टाइम और एनर्जी सही जगह इन्वेस्ट करो, हर काम अवेयरनेस के साथ करो, डिस्ट्रैक्शंस छोड़कर फोकस डेवलप करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लो एक स्टूडेंट है जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो एग्जाम को सिर्फ डर से देखेगा तो फेल होगा। राइट व्यू देगा उसे क्लैरिटी कि ये एक चांस है सीखने का। राइट इंटेंशन देगा कि प्रिपरेशन सिर्फ पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, खुद के ग्रोथ के लिए करनी है। राइट स्पीच और एक्शन उसे दूसरों को चीट करने से रोकेगा। राइट लाइवलीहुड उसे सही करियर चुनने में गाइड करेगा। राइट एफर्ट उसे सही डायरेक्शन में मेहनत करने में मदद करेगा। राइट माइंडफुलनेस उसे पढ़ाई के दौरान फोकस देगा और राइट कंसंट्रेशन उसकी मेमोरी और आउटपुट बढ़ा देगा। यानी अगर ये 8 स्टेप्स अडॉप्ट कर लिए जाएं तो कोई भी इंसान लाइफ में डिसिप्लिन, पीस और ग्रोथ पा सकता है। अष्टांगिक मार्ग कोई रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि लाइफस्टाइल फॉर्मूला है। अगर आज की जनरेशन इसे अपनाए यानी पॉजिटिव सोच, एथिकल एक्शंस, सही मेहनत और फोकस, तो लाइफ ऑटोमेटिकली बैलेंस और सक्सेसफुल हो जाएगी। अष्टांगिक मार्ग हमें सिखाता है कि दुख से बाहर निकलने के लिए सही दृष्टि, सही सोच, सही शब्द, सही काम, सही आजीविका, सही प्रयास, सही माइंडफुलनेस और सही कंसंट्रेशन अपनाना जरूरी है। यही पाथ इनर पीस और रियल सक्सेस की ओर ले जाता है। सातवां, मध्यम मार्ग, बैलेंस ही असली मास्टर की है। भगवान बुद्ध ने जब ज्ञान पाया तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात बताई, ना ज्यादा कष्ट देना, ना ज्यादा भोगना। जीवन में सही रास्ता है मध्यम मार्ग। इसे सिंपल वर्ड्स में कहें तो बैलेंस ही लाइफ का असली फॉर्मूला है। एक्सट्रीम से क्यों बचना चाहिए? बुद्ध ने अपने जीवन में दोनों एक्सट्रीम रास्ते अपनाए थे। पहले उन्होंने राजमहल में लग्जरी और सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी जी। फिर उन्होंने सब छोड़कर कड़ी तपस्या की, भूखे प्यासे रहकर शरीर को कष्ट दिया। लेकिन उन्होंने पाया कि ये दोनों रास्ते सही नहीं हैं। लग्जरी से इंसान आराम पसंद और कमजोर हो जाता है और ज्यादा तपस्या से शरीर और माइंड टूट जाते हैं। इसलिए उन्होंने बताया कि असली रास्ता है मध्यम मार्ग, द मिडिल पाथ। आज की जनरेशन में मध्यम मार्ग का मतलब, आज की यूथ एक्सट्रीम्स में जीती है। या तो बहुत ज्यादा एंजॉय करना, बिंज वॉचिंग, लेट नाइट पार्टीज, हर समय स्क्रोलिंग, या फिर अचानक से ओवर स्ट्रिक्ट बन जाना, जैसे क्रैश डाइट्स,
ओवर स्टडी, अनरियलिस्टिक गोल्स, दोनों ही एक्सट्रीम्स लॉन्ग टर्म में नुकसान देते हैं। ओवर एंजॉय इज इक्वल टू टाइम वेस्ट, हेल्थ खराब, फोकस वीक। ओवर स्ट्रिक्ट इज इक्वल टू स्ट्रेस, एंजाइटी और बर्नआउट। मध्यम मार्ग यही सिखाता है कि एंजॉय भी करो और डिसिप्लिन भी रखो। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। नंबर 1, स्टडी वर्सेस एंटरटेनमेंट। कई स्टूडेंट्स या तो पूरे दिन बुक्स में डूबे रहते हैं या पूरे दिन गेम्स और रील्स में। मिडिल पाथ यह है कि पढ़ाई का प्रॉपर टाइम दो और साथ में थोड़ी रिलैक्सेशन और हॉबीज भी एंजॉय करो। नंबर 2, फूड हैबिट्स। एक्सट्रीम 1 सिर्फ जंक फूड, अनहेल्दी। एक्सट्रीम 2 क्रैश डाइट, बॉडी वीक हो जाती है। मिडिल पाथ बैलेंस डाइट, थोड़ा टेस्ट, थोड़ा हेल्थ। नंबर 3, वर्क वर्सेस रेस्ट। एक्सट्रीम 1 हर समय काम, बर्नआउट। एक्सट्रीम 2 हर समय आराम, लेजीनेस। मिडिल पाथ वर्क को प्रायोरिटी दो, लेकिन रेस्ट और स्लीप भी इक्वली इंपॉर्टेंट मानो। लेसन, बैलेंस इज इक्वल टू सस्टेनेबिलिटी। किसी भी हैबिट को एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना टेम्पररी है। जैसे अगर कोई स्टूडेंट दिन रात 16 घंटे पढ़ाई करेगा तो वो 1-2 हफ्ते कर पाएगा, लेकिन फिर हेल्थ और माइंड कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन अगर वही स्टूडेंट 6 से 8 घंटे स्मार्ट स्टडी करे और साथ में हॉबीज, एक्सरसाइज और स्लीप मेंटेन करे तो वो सालों तक कंसिस्टेंट रह पाएगा। कंसिस्टेंसी ही असली सक्सेस देती है और कंसिस्टेंसी तभी पॉसिबल है जब लाइफ बैलेंस्ड हो। रियल लाइफ एग्जांपल। मान लो एक लड़का है रोहित। एक्सट्रीम 1 पहले वो पूरी तरह मजे करता था, पार्टीज, गेम्स, जीरो स्टडी, रिजल्ट फेल। एक्सट्रीम 2 फिर उसने सोचा अब सिर्फ स्टडी करेगा, नो फ्रेंड्स नो फन, रिजल्ट स्ट्रेस और ब्रेकडाउन। आखिर में उसने बैलेंस अपनाया, रोज 6 से 7 घंटे स्टडी, 1 घंटे एक्सरसाइज, फैमिली और दोस्तों के साथ टाइम, सोशल मीडिया लिमिटेड। रिजल्ट मार्क्स अच्छे आए, हेल्थ ठीक रही और हैप्पीनेस भी बैलेंस में रही। यही है मध्यम मार्ग का असली असर। आज की जनरेशन के लिए मध्यम मार्ग क्यों जरूरी? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शंस के दौर में हैं। एक्सट्रीम एंजॉय करना इजी है और हम प्रेशर के दौर में भी हैं। एक्सट्रीम हार्ड वर्क करने का दबाव रहता है। दोनों ही साइड्स में जाने से फ्रस्ट्रेशन आता है। मध्यम मार्ग हमें यह सिखाता है कि सोशल मीडिया देखो लेकिन लिमिट में, रिलेशनशिप्स एंजॉय करो लेकिन अपनी ग्रोथ मत छोड़ो, करियर बिल्ड करो लेकिन हेल्थ और मेंटल पीस भी मेंटेन करो। मध्यम मार्ग ही वो रास्ता है जहां पीस और प्रोग्रेस दोनों मिलते हैं। भगवान बुद्ध का ये संदेश आज भी उतना ही पावरफुल है जितना 2500 साल पहले था। लाइफ में ना तो सेल्फ इंडल्जेंस यानी ज्यादा एंजॉय अच्छा है, ना ही सेल्फ टॉर्चर, ज्यादा सैक्रिफाइस। रियल सक्सेस उसी को मिलती है जो बैलेंस रखकर कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ता है। मध्यम मार्ग सिखाता है कि लाइफ में बैलेंस सबसे बड़ी स्किल है। एक्सट्रीम से बचो, चाहे वो एंजॉयमेंट हो या स्ट्रगल। मॉडरेट और कंसिस्टेंट रहो, तभी हैप्पीनेस, हेल्थ और सक्सेस साथ में पॉसिबल है। 8वां, करुणा और मैत्री, इंसानियत की असली ताकत। भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षाओं में से एक थी करुणा यानी कंपैशन और मैत्री यानी लविंग काइंडनेस। उनका मानना था कि अगर इंसान अपने दिल में दूसरों के लिए दया और प्रेम रखेगा तो समाज से नफरत, ईर्ष्या और हिंसा खत्म हो जाएगी। आज की जनरेशन के लिए ये बात और भी जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां कंपटीशन बहुत है और हर कोई दूसरों से आगे निकलने की रेस में है। ऐसे में करुणा और मैत्री हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस सिर्फ अपनी ग्रोथ से नहीं बल्कि दूसरों को अपलिफ्ट करने से भी आती है। करुणा यानी कंपैशन क्या है? करुणा का मतलब है दूसरों के दुख को समझना और उन्हें मदद करने की भावना रखना। सिंपल वर्ड्स में, किसी का पेन अपना पेन समझना। जैसे अगर तुम्हारा कोई दोस्त एग्जाम में फेल हो जाए तो उसे जज करने की बजाय उसका सपोर्ट करना ही करुणा है। आज की जनरेशन में हम अक्सर दूसरों की प्रॉब्लम्स पर मजाक कर देते हैं या इग्नोर कर देते हैं, लेकिन करुणा सिखाती है कि एक सपोर्टिव इंसान बनना ही असली इंसानियत है। मैत्री यानी लविंग काइंडनेस क्या है? मैत्री का मतलब है बिना किसी सेल्फिश मोटिव के दूसरों के लिए शुभ भावना रखना, यानी मे ऑल बीइंग्स बी हैप्पी। एग्जाम्पल, आजकल जेलेसी बहुत कॉमन है। किसी दोस्त को सक्सेस मिल जाए तो अंदर से जलन होती है,
लेकिन मैत्री का मतलब है कि तुम जेन्युइनली खुश हो दूसरों की सक्सेस देखकर और उनके लिए दिल से शुभकामना रखते हो। आइडियाज फॉर टुडेज यूथ। 1. सोशल मीडिया पर अक्सर हम दूसरों के पोस्ट्स देखकर कंपेयर करते हैं और जेलसी फील करते हैं। कंपैशन और लविंग काइंडनेस हमें सिखाते हैं कि कंपैरिजन की जगह सपोर्ट और जेन्युइन हैप्पीनेस दिखाओ। 2. फ्रेंडशिप्स और रिलेशनशिप्स में आजकल छोटी छोटी बातों पर दोस्ती टूट जाती है, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अगर हम करुणा और मैत्री अडॉप्ट करें, मतलब दूसरे की सिचुएशन को समझें और ईगो छोड़कर प्यार से बात करें, तो रिश्ते स्ट्रांग हो जाते हैं। 3. कंपटीशन और करियर में करियर में हेल्दी कंपटीशन जरूरी है, लेकिन दूसरों को गिराकर आगे बढ़ना सही नहीं। मैत्री और करुणा हमें सिखाते हैं कि अपने साथ साथ दूसरों को भी अपलिफ्ट करो। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लो एक स्टूडेंट है नेहा। वो क्लास में टॉप करना चाहती है। उसके पास अच्छे नोट्स हैं और उसके दोस्त स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर नेहा सेल्फिश होगी तो वो नोट शेयर नहीं करेगी, लेकिन अगर उसमें कंपैशन और काइंडनेस होगी तो वो अपने दोस्तों को गाइड करेगी। रिजल्ट, नेहा की मदद से दूसरों का भी इंप्रूवमेंट होगा और ग्रुप की पॉजिटिविटी बढ़ेगी। साथ ही नेहा की खुद की अंडरस्टैंडिंग भी और स्ट्रांग हो जाएगी। की बेनिफिट्स ऑफ कंपैशन एंड लविंग काइंडनेस। स्ट्रेस और नेगेटिविटी कम होती है, रिश्ते स्ट्रांग और लॉन्ग लास्टिंग बनते हैं, जेलसी और एंगर की जगह पॉजिटिविटी आती है, इनर पीस और सैटिस्फैक्शन मिलती है। आज की दुनिया में जहां लोग अक्सर सेल्फिश होकर जीते हैं, करुणा और मैत्री हमें सिखाते हैं कि सच्चा हैप्पीनेस दूसरों को खुश देखकर ही आता है। बुद्ध हमेशा कहते थे कि जैसे माँ अपने बच्चे के लिए बिना शर्त प्रेम रखती है, वैसे ही हमें सभी जीवों के लिए करुणा और मैत्री रखनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर हम दूसरों को फैमिली की तरह देखें, तो दुनिया में नफरत और हिंसा अपने आप कम हो जाएगी। करुणा और मैत्री सिर्फ बड़े बड़े शब्द नहीं, बल्कि डेली लाइफ में यूज करने वाले एटीट्यूड्स हैं। किसी के पेन को समझना, उनकी मदद करना, जेलसी छोड़कर दूसरों की सफलता पर जेन्युइनली खुश होना और हर इंसान के लिए शुभ भावना रखना, यही है असली बुद्धिज्म का स्पिरिट। आज की जनरेशन अगर इसे फॉलो करे तो सोसाइटी में पॉजिटिविटी, लव और पीस ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। करुणा मतलब दूसरों के दुख को समझना और मदद करना, जबकि मैत्री मतलब बिना सेल्फिशनेस के शुभ भावना रखना। अगर आज की जनरेशन कंपैशन और काइंडनेस अपनाएगी तो रिश्ते स्ट्रांग होंगे, नेगेटिविटी कम होगी और लाइफ ज्यादा पीसफुल बनेगी। 9वां, अनित्यता यानी इम्पर्मनेंस। कुछ भी हमेशा नहीं रहता। भगवान बुद्ध की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक थी अनित्यता। इसका मतलब है कि दुनिया की हर चीज चेंज होती रहती है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। चाहे वो खुशी हो या दुख, सफलता हो या असफलता, हेल्थ हो या यूथ, सब बदलते रहते हैं। आज की जनरेशन के लिए ये कॉन्सेप्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि हम अक्सर छोटी छोटी सिचुएशंस को परमानेंट मानकर अननेसेसरी स्ट्रेस ले लेते हैं। इम्पर्मनेंस का सिंपल मीनिंग, अनित्यता यानी हर चीज टेम्पररी है, कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा। तुम्हारी करंट प्रॉब्लम्स टेम्पररी हैं, तुम्हारी अचीवमेंट्स भी टेम्पररी हैं, तुम्हारे इमोशंस, सैडनेस, एंगर, हैप्पीनेस सब टेम्पररी हैं। जब हम ये समझ लेते हैं तो हम लाइफ को ज्यादा शांत और मैच्योर वे में जी पाते हैं। आज की जनरेशन के लिए लेसन्स। नंबर 1, डिफिकल्ट टाइम्स आर टेम्पररी। मान लो एग्जाम में फेल हो गए या जॉब नहीं मिली, उस मोमेंट पर लगता है कि लाइफ खत्म हो गई, लेकिन बुद्धा कहते हैं ये भी बीत जाएगा। जो स्ट्रगल आज तुम्हें परेशान कर रही है, वही कल तुम्हें स्ट्रांग बनाएगी। नंबर 2, सक्सेस भी टेम्परेरी है। आज की जनरेशन में लोग थोड़ी सक्सेस मिलते ही ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन अनित्यता हमें याद दिलाती है कि सक्सेस हमेशा नहीं रहती, इसलिए ह्यूमिलिटी जरूरी है, यानी विनम्रता। नंबर 3, रिलेशनशिप्स और पीपल। लोग आते हैं और जाते हैं, दोस्ती हो या प्यार, कुछ हमेशा नहीं टिकता, इसलिए हमें हर रिलेशन को चेरिश करना चाहिए, लेकिन अटैचमेंट इतना स्ट्रांग नहीं करना चाहिए कि उसके जाने से हम टूट जाएं। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स। आज एक रील वायरल होती है,
कल कोई और। ट्रेंड्स टेम्पररी हैं, इसलिए अगर तुम सिर्फ ट्रेंड्स के पीछे भागोगे तो पीस कभी नहीं मिलेगी। बेटर है कि तुम खुद की ओरिजिनलिटी पर फोकस करो। यूथ और लुक्स। आज की जनरेशन ब्यूटी और लुक्स पर बहुत ध्यान देती है, लेकिन बुद्धा की टीचिंग है यूथ और ब्यूटी भी इम्परमानेंट हैं। इसलिए आउटर लुक्स पर जरूरत से ज्यादा डिपेंड मत करो, इनर ग्रोथ और कैरेक्टर पर ध्यान दो। इमोशंस। कभी बहुत गुस्सा आता है, कभी बहुत खुशी। दोनों ही इमोशंस टेम्परेरी हैं। अगर तुम्हें यह समझ आ गया तो तुम रिएक्ट करने की बजाय पेशेंटली वेट करोगे कि फीलिंग सेटल हो जाए। की बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इम्परमानेंस। नंबर 1, स्ट्रेस कम होगा क्योंकि तुम जानोगे कि प्रॉब्लम हमेशा नहीं रहेगी। नंबर 2, ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा क्योंकि तुम्हें पता होगा कि अच्छी चीजें भी टेम्परेरी हैं, इसलिए उन्हें चेरिश करना चाहिए। नंबर 3, अटैचमेंट कम होगा क्योंकि तुम किसी इंसान या चीज को पकड़कर नहीं बैठोगे। नंबर 4, ग्रोथ पॉसिबल होगी क्योंकि तुम चेंज को नेचुरली एक्सेप्ट करोगे। बुद्धा का प्रैक्टिकल मैसेज। बुद्धा कहते थे, जैसे नदी का पानी हर पल बदलता रहता है, वैसे ही जीवन की हर चीज बदलती रहती है। इसका मतलब है कि अगर हम इम्परमानेंस को समझ लें तो न तो दुख में टूटेंगे और न ही खुशी में अंधे होंगे। अनित्यता हमें लाइफ का सबसे बड़ा ट्रूथ बताती है कि चेंज ही लाइफ का दूसरा नाम है। अगर हम इसे एक्सेप्ट कर लें तो प्रॉब्लम्स हमें उतना हर्ट नहीं करेंगी और सक्सेस हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनाएगी। आज की जनरेशन के लिए मैसेज सिंपल है, प्रॉब्लम्स आएंगी और जाएंगी, सक्सेस मिलेगी और खत्म होगी, लोग आएंगे और दूर हो जाएंगे, लेकिन जो इंसान इम्परमानेंस को समझ लेता है वही इनर पीस पा सकता है। अनित्यता का मतलब है कि लाइफ की हर चीज बदलती है। स्ट्रगल्स, हैप्पीनेस, सक्सेस, रिलेशनशिप्स सब टेम्पररी हैं। अगर हम इसे समझकर जिएं तो स्ट्रेस कम होगा, ग्रैटिट्यूड बढ़ेगा और लाइफ ज्यादा पीसफुल लगेगी। 10वां, दीर्घकालिक अनुशासन बराबर पहचान का परिवर्तन। भगवान बुद्ध ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि असली आज़ादी और सफलता किसी एक बार की कोशिश से नहीं आती, बल्कि ये हमारी आइडेंटिटी यानी हमारी पहचान और सोच का हिस्सा बननी चाहिए। अगर हम केवल डिसिप्लिन को एक टेम्पररी हैबिट मानेंगे तो वो जल्दी टूट जाएगा, लेकिन जब हम खुद को ही डिसिप्लिन इंसान के रूप में देखना शुरू कर देंगे तो ये हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगा। जैसे तुम सुबह उठकर ब्रश करना कभी भूलते नहीं, वैसे ही मेडिटेशन भी कभी मिस नहीं होगा। यही फर्क है टेम्पररी डिसिप्लिन और आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन में। टेम्पररी हैबिट बनाम आइडेंटिटी। मान लो किसी ने सोचा कि मैं 30 दिन मेडिटेशन करूंगा। शुरू में वो एक्साइटमेंट से करेगा, लेकिन जैसे ही लेजीनेस या बिजी स्केड्यूल आएगा, हैबिट छूट जाएगी। लेकिन अगर वो अपने माइंड में आइडेंटिटी बना ले कि मैं मेडिटेशन करने वाला इंसान हूं, तो ये अब सिर्फ हैबिट नहीं रहेगी, बल्कि उसका पार्ट बन जाएगी। जैसे तुम सुबह उठकर ब्रश करना कभी भूलते नहीं, वैसे ही मेडिटेशन भी कभी मिस नहीं होगा। यही फर्क है टेम्पररी डिसिप्लिन और आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन में। शेल्डन हॉ का प्रिंसिपल। शेल्डन हॉ कहते हैं, डिसिप्लिन इज फ्रीडम नॉट रिस्ट्रिक्शन। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन हमें बांधता नहीं, बल्कि हमें असली कंट्रोल और आजादी देता है। सोचो, अगर तुम डिसिप्लिन्ड हो तो तुम्हारे पास ज्यादा टाइम होगा, हेल्थ अच्छी होगी, माइंड क्लियर रहेगा, रिलेशनशिप्स बैलेंस्ड रहेंगे। डिसिप्लिन एक्चुअली तुम्हें वो करने की ताकत देता है जो तुम सच में करना चाहते हो। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने कहा था कि इंसान के सारे दुख का कारण है उसका अनकंट्रोल्ड माइंड। अगर माइंड पर कंट्रोल नहीं है तो डिजायर्स और हैबिट्स इंसान को घसीटती रहती हैं। लेकिन जब इंसान माइंड को डिसिप्लिन से कंट्रोल करता है तो वही मुक्ति यानी फ्रीडम है। यानी डिसिप्लिन को जब तुम अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो तभी असली शांति और ग्रोथ मिलती है। मॉडर्न लाइफ एग्जाम्पल। आज की जनरेशन को देखो, कोई जिम ज्वाइन करता है लेकिन 2 हफ्ते में छोड़ देता है। कोई पढ़ाई स्टार्ट करता है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस उसे रोक देते हैं। कोई बिजनेस शुरू करता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं रख पाता। इसकी रूट प्रॉब्लम यही है कि लोग हैबिट्स को टेम्पररी प्रोजेक्ट मानते हैं, आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं। अगर तुम अपने आप से कहो कि मैं डिसिप्लिन पर्सन हूं, तो चाहे एग्जाम हो, जिम हो या काम, तुम नेचुरली डिसिप्लिन फॉलो करोगे। कैसे करें आइडेंटिटी शिफ्ट? स्मॉल हैबिट से शुरू करो। हर दिन थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंसी लाओ। अपने वर्ड्स बदलो। मैं वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा हूं मत कहो, कहो
मैं वर्कआउट करने वाला इंसान हूं। एनवायरनमेंट बदलो, अपने आसपास ऐसे लोग और चीजें रखो जो डिसिप्लिन को सपोर्ट करें। सेल्फ रिस्पेक्ट बनाओ, जब तुम खुद को डिसिप्लिन मानोगे तो एक्शंस भी उसी आइडेंटिटी के हिसाब से होंगे। डिसिप्लिन का मतलब बोरिंग लाइफ नहीं है। असली डिसिप्लिन तुम्हें असली फ्रीडम देता है। और जब तुम डिसिप्लिन को सिर्फ एक हैबिट नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो, तब कोई भी गोल तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल नहीं रहता। यानी लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन बराबर आइडेंटिटी शिफ्ट। और यही बुद्ध की शिक्षा हमें सिखाती है, खुद को बदलना है तो सोच बदलो, और सोच बदलनी है तो पहचान बदलो।